हेलो एवरीवन, आई एम आयशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पार्ट 3। ये हमारे इस चैप्टर के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। एक टॉपिक है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। इसके बाद एक और टॉपिक है 9। देन उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिलीव मी स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। जिस तरीके से नॉवल और जो लिटरेरी फॉर्म्स थी जो यूरोप में डेवलप की गई थी, अब वही लिटरेरी फॉर्म्स जो है इंडिया में भी डेवलप्ड हुई डिफरेंट स्टाइल्स में। ठीक है, अब जो न्यू लिटरेरी फॉर्म जो लिखी जा रही थी इंडिया में, वो लिरिक्स थे, शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो भी सिचुएशन थी उनके ऊपर। 19th सेंचुरी के एंड में एक न्यू कल्चर दिखाया गया, विजुअल कल्चर। ठीक है, विजुअल कल्चर मतलब कि पहले जो था लोग लिख रहे थे, ठीक है, पहले उन्होंने रीड किया, फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब क्या हुआ, इमेजेस बनने लगी। ठीक है, तो उसी को बोला गया है विजुअल कल्चर। जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज हो रहा था डे बाय डे, तो विजुअल इमेजेस भी जो हैं वो रिप्रोड्यूस की जा रही थी, जिसकी मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, एक पिक्चर बनाते थे, ठीक है, क्रिएट करते थे, उसके जो काफ़ी सारी मल्टीपल कॉपीज थी वो प्रिंट होती थी। जैसे पेंटर्स थे राजा रवि वर्मा, इन्होंने काफ़ी सारी इमेजेस बनाई और मार्केट में उसको मास सर्कुलेशन पे प्रोड्यूस्ड किया। ठीक है, उसको बेचा। जो पुअर वुड इनग्रेवर्स थे, मतलब जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे, उन्होंने अपनी शॉप जो है, जो लेटर प्रेसिस मतलब कि जहाँ पे लेटर मतलब पिक्चर बनाई जाती थी, उसी के पास जो है अपनी शॉप्स को बना लिया। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ पर काम करते थे। जो भी प्रिंट शॉप्स होती थी वो उनमें उनको काम मिल जाता था, जो वुड ब्लॉक पुअर इनग्रेवर्स थे उनको। ठीक है, जो चीप प्रिंट्स और कैलेंडर जो थे वो इजीली अब अवेलेबल हो रहे थे बाजार्स में। ठीक है, और जो पुअर पीपल थे वो भी उनको ख़रीदते थे और अपनी जो भी होम्स की वॉल्स थी उनको डेकोरेट करते थे उन्हीं चीप प्रिंट्स और कैलेंडर से। जिस तरीके से आप ये पिक देखिए, ये राजा रवि वर्मा है, इन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। देखो कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, उस टाइम पर ये विजुअल कल्चर स्टार्ट हुआ था। 1870s में कैरिकेचर्स और कार्टून्स पब्लिश होने लगे जर्नल्स और न्यूज़पेपर में। ठीक है, वो क्या करते थे, जितने भी जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट वो पिक्चर्स न्यूज़पेपर में और जर्नल्स में प्रोड्यूस किए जाते थे, वो एज अ कार्टून। अब ये तो है नहीं कि डायरेक्टली कि हम गवर्नमेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था। तो मोनार्की उस टाइम पर अगर गवर्नमेंट को कोई कुछ भी बोलता था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था या फिर उसको पनिशमेंट मिलती थी। आज के समय में क्या है, डेमोक्रेसी है, हम ईजिली गवर्नमेंट के बारे में उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं अगर हम उनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उस टाइम पर ऐसा नहीं था, तो वो कैरिकेचर से कार्टून्स बनाकर उनको क्रिटिसाइज़ करते थे गवर्नमेंट को। ये जो कैरिकेचर्स थे ये एजुकेटेड इंडियंस थे, जो कि मतलब वेस्टर्न जो टेस्ट या क्लोथ्स है, जो वेस्टर्न को तौर तरीका है उनको अपनाते थे। ठीक है, एक वो थे, और दूसरे जो थे जो ये जो सोशल चेंजेस हो रहे थे अंग्रेज़ों के आने से, ठीक है, उनके खिलाफ थे। ठीक है, दो तरीके के लोग थे, जो वेस्टर्न्स को फॉलो कर रहे थे, दूसरे जो उनसे अंग्रेज़ लोग थे उनकी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे थे। उनको डर था कि ये हमारा सोशल चेंज कर रहे हैं। जितने भी इम्पीरियल कैरिकेचर्स थे, ठीक है, वो नेशनलिस्ट मतलब जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके लिए बनाए जा रहे थे, और जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इम्पीरियल रूल को। तो दोनों ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जिस तरीके से आप ये पिक देख रहे होंगे, इस तरीके से ये पिक बनाई जाती थी, इस तरीके से कैरिकेचर से कार्टून्स वगैरह, जिससे कि दूसरों को लगा भी नहीं, मतलब इनडायरेक्ट वे में उनको क्रिटिसाइज़ करते थे वे। वुमेन एंड प्रिंट। अब हम देखेंगे कि वुमेन्स कैसे उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, या फिर प्रिंट से उनका क्या कनेक्शन था, कैसी उस टाइम पर कौन सी वुमेन थी जो सबसे आगे बढ़कर आई थी और जिनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनकी प्रिंट आउट हुई थी। तो उनके बारे में हम देखते हैं। लिबरल्स हस्बैंड एंड फादर बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन ओपन इन मिड 19th सेंचुरी। जो लिबरल हस्बैंड फादर्स थे, मतलब कि जो ओपन माइंडेड थे थोड़े, ठीक है, वो अपनी जो वुमेन थी उनको पढ़ाते थे घर पर। और जब स्कूल्स ओपन हुए मिड 19th सेंचुरी में, उन्होंने उन्हें स्कूल भी भेजा पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। बट लेकिन यहाँ पे अब देखिए,
अब सारी फैमिली जो है वो लिबरल नहीं हो सकती ना, ठीक है, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली भी हमें देखने को मिलती है। अब वो तो 18 तो 19 सेंचुरी की बात थी, उस टाइम पर तो कंजर्वेटिव फैमिली चलो देखा जाए होती थी, ठीक है, बट लेकिन अभी भी हमें देखने के लिए मिलती है कंजर्वेटिव फैमिली जो अपनी वुमेन्स को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब कंजर्वेटिव हिंदूज थे उस टाइम पर, उनको ये मानना था अगर उनकी औरतें घरों की पढ़ लेंगी, लिटरेट हो जाएंगी, तो वो विडोड हो जाएंगी, मतलब शादी के बाद उनकी वो विधवा हो जाएंगी। और मुस्लिम का ये मानना था, उनको ये डर था अगर उनकी जो वुमेन्स एजुकेटेड हो जाएंगी, एजुकेशन उनको मिल जाएगी अच्छी, तो वो करप्टेड हो जाएंगी, मतलब वो एक तरीके से बिगड़ जाएंगी। अब कुछ वुमेन जो थी यहाँ पे, जो इन पर ये प्रोहिबिशन लगे थे, मतलब इस तरीके से इनको मना किया गया था पढ़ने के लिए, वो उनको नहीं मानती थी। कुछ वुमेन जो थी जो पढ़ना चाहती थी। तो एक स्टोरी सुनिए, एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली की एक लड़की थी, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया से फैमिली थी, ठीक है। अब उसमें क्या किया उस लड़की ने, वो सीक्रेटली मतलब छुप कर पढ़ती थी। जैसे उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने उर्दू में लिखना भी शुरुआत कर दी, ठीक है। उसने क्या हुआ, उसकी जो फैमिली थी वो चाहती थी सिर्फ वो उर्दू और अरबिक पढ़े, ठीक है, बट लेकिन उसको वो समझ नहीं आता था, तो वो सीक्रेटली पढ़ती थी और उसने अपनी लैंग्वेज उर्दू में भी लिखा। इन ईस्ट बंगाल में एक वुमेन थी रसूबंद्री देवी, ठीक है, वो एक यंग मैरिड गर्ल थी। वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से मतलब फैमिली से थी। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि बहुत अपने रिलीजियस को बहुत मानते हैं, पुराने तौर तरीके उनको मानते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, सीक्रेटली वो एक किचन में पढ़ती थी, ठीक है, अपने काम, जब किचन में वो काम करती थी छुपकर वो उसने किचन में पढ़ना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, पहला उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी खुद की, जिसका नाम था अमर ज़ुबान। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो एक तरीके से अपनी लाइफ के बारे में उसने लिखा, जो कि 1876 में पहली बुक जो उसकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुई थी। ये एक ऐसी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुई थी। फ्रॉम द 1860s एक बंगाली वुमेन थी लाइक कैलाश भाषिनी देवी, ठीक है। उसने क्या किया, जितनी भी कंडीशंस है वुमेन्स की, उसके बारे में उसने हाईलाइट करके लिखा। उसने क्या लिखा अपनी बुक में, कैलाश भाषिनी देवी ने क्या लिखा उन्होंने अपनी बुक में, कि उसमें बताया गया कि उन्होंने कि वुमेन्स को किस तरीके से घर में बंदी बना कर रखा जाता है, ठीक है, उनको इग्नोर किया जाता है अपने घर में ही, और उनको फोर्स किया जाता है डोमेस्टिक वर्क करने के लिए, मतलब घर के काम करने के लिए, और उनको क्या किया जाता है अनजस्टली, मतलब बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है अपने लोगों के द्वारा ही। तो पहली बुक कौन सी थी ऑटोबायोग्राफी, जो लिखी थी रसूबंद्री देवी ने, आप याद रखना, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा सकता है कि उन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी, इनका नाम अमर ज़ुबान, और दूसरी थी कैलाश भाषिनी, ठीक है, उन्होंने वुमेन की कंडीशन के ऊपर लिखा था। 1880s में महाराष्ट्र में दो वुमेन थी, ताराबाई सिंधे और पंडिता रामाबाई। उन्होंने क्या किया, जो माइजरेबल अपर कास्ट के जो वुमेन हैं उनकी कंडीशंस के बारे में लिखा, स्पेशली जो विडोज थी उनके बारे में, जो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी। वाइल उसके साथ ही उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, इन सब में जो है प्रिंट कल्चर में डेवलप्ड हो रहे थे अर्ली, मतलब इनके बारे में जल्दी लिखा गया, ठीक है, बट लेकिन हिंदी में जो है वो बहुत ही 1870 से लिखना ही शुरुआत की गई थी। राम चड्ढा उन्होंने एक पब्लिश की थी बुक जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। इस बुक में क्या लिखा था, उसमें बताया गया था कि एक आज्ञाकारी वाइफ कैसा बना जाए, उसके बारे में लिखा था पूरा। इसका नाम था स्त्री धर्म विचार। प्रिंट एंड द पुअर पीपल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। जो बहुत ही चीप मतलब सस्ती बुक्स और जो स्मॉल बुक्स थी वो मार्केट में आने लगी 19th सेंचुरी में। पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो सेटअप की गई 20th सेंचुरी में, जिससे क्या हुआ, उसमें काफ़ी सारी बुक्स थी, ठीक है, क्योंकि जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे एक्सपेंसिव बुक को, तो एक पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई गई जहाँ पे लोग पढ़ते थे आकर। वो जो लाइब्रेरीज थी मोस्टली वो सिटीज़ और टाउन्स में लोकेटेड थी। लेट 19th सेंचुरी में इश्यूज जो थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, आपको पता ही होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना होता था पहले, अभी भी कुछ लोग हैं, बस कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जो कास्ट बहुत को मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट से, अपर कास्ट लोअर कास्ट से बहुत ही फील करते हैं कि अपर कास्ट का ये लोअर कास्ट का है, ठीक है। उस टाइम पर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में लिखना शुरुआत किया गया, ठीक है, उसके ऊपर ट्रैक्स और ऐसे लिखे गए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। वो पहली वुमेन थी ज्योतिबा फूले, ठीक है, जिन्होंने कास्ट प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में लिखा था। जितनी भी अनजस्टिस मतलब कास्ट सिस्टम होती है, कास्ट के ऊपर जो लोग करते हैं, ठीक है, अपनी बुक के ऊपर बुक में लिखा था उन्होंने, गुलामगिरी 1817 में जो पब्लिश्ड हुई थी। ये आप बुक देख रहे होंगे, ये ज्योतिबा फूले की बुक है जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखा था।
साथ ही साथ जो 20वीं सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर, इन्होंने भी कास्ट के बारे में लिखा, ठीक है, जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके बारे में। और बी आर अम्बेडकर तो बहुत ही जो जाने माने हैं, जिन्होंने बिल्कुल जो अपर लोअर क्लास के लोग थे उनके बारे में लिखा था, क्योंकि वो खुद ही एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने जो एसटी होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने लिखा और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा उन्हें। ये जो इनकी बुक थी अम्बेडकर और रामास्वामी की, काफ़ी ज़्यादा वो लिखी गई और लोगों के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको पढ़ा गया। काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे, काशी बाबा। उन्होंने एक बुक लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1938 में। इसमें क्या है, एक लिंक दिखाया गया था कास्ट और क्लास एक्सप्लोटेशन के बीच में, मतलब एक कास्ट किस तरीके से और क्लास का एक्सप्लोटेशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। पहले के समय में जो था वो इस तरीके से क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लोगों की खुद की सोच है जिन्होंने एक बिल्कुल कास्ट को डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इस तरीके से ये पहले नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके उन्होंने जो लिंक है कास्ट और क्लास का एक्सप्लोटेशन के बीच का, उन्होंने वो लिखा था अपने छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है। आपको बुक के नाम से पता लग रहा होगा, छोटे और बड़े का सवाल। जो पोएम है अनदर कानपुर मिल वर्कर की, वो भी एक नेम है सुदर्शन चक्रा, इन्होंने लिखी थी, ठीक है, 1935 और 1955 में, ठीक है। ये दो का समय है, टाइम का बीच में, इनके बीच में ये बुक लिखी गई थी, जो कि काफ़ी पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। उसको नाम दिया गया था, इनकी जो कविताएं थी उनको कलेक्ट किया गया था और उनकी कविता को एक नाम दिया गया था पोएम को, जो वो सारी पोएम, काफ़ी सारी पोएम इन्होंने लिखी थी, फिर उनको एक जगह कलेक्ट करके, ठीक है, उसको पूरा एक नाम दिया गया था सच्ची कविताएं, ठीक है। तो किसने लिखी सच्ची कविता? ये सुदर्शन चक्र ने। 1930s में बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर, जिन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की थी अपने आप को एजुकेट कराने के लिए। 9 टॉपिक है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप आपको पता ही होगा, ठीक है। उस टाइम पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की प्रेस थी, उसके ऊपर सेंसरशिप लगाई थी, ठीक है, जिससे कि जो इंडियंस है वो इंपीरियल गवर्नमेंट के बारे में कुछ गलत ना लिख सके, ठीक है। तो उसको इन्होंने इम्पोज किया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिफोर 1798 जो कॉलोनियल स्टेट था उसको सेंसरशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। बट लेकिन जब जब इंग्लिश मैन के जो इंडियंस थे वो मतलब इंग्लिश मैन जो थे उनके बारे में इंडियंस लिखने लगे, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, तब वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हुए, ठीक है। जो कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हुई इन सब क्रिटिसिज्म को देख करके। उनको लगा ये जो क्रिटिसाइज़ हमको कर रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारा जो मोनोपोली राइट्स है ट्रेड के ऊपर इंडिया में, उसको अफेक्ट कर रहा है। मोनोपोली राइट्स जो है ब्रिटिश कंपनी ने ले लिया था। जितने भी हमारे राजा थे इंडिया के, उनको अपनी फ्रेंडशिप बनाकर, उनको बातों में फुसलाकर, ठीक है, और उनसे अपना जो है एक मोनोपोली राइट ले लिया ट्रेड का, ठीक है। अब इस मोनोपोली राइट से ही ट्रेड का जो है उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया था और इंडिया पे कंट्रोल किया था। तो उनको लग रहा था कि ये लोग जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, हमारा जो ट्रेड मोनोपोली है, जो हमें राइट मिला हुआ है, वो हमसे छीन ना जाए। तो 1820s में इसको रोकने के लिए कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट पास किया था, ठीक है, जिससे कि फ्रीडम मिली है प्रेस को, ठीक है, जो कि अगेंस्ट मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंग्लिश मैन को, उस पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उस पर कि उन्होंने उन पर कंट्रोल लगाने के लिए, ठीक है, एक वर्नाकुलर एक्ट पास किया था, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने न्यूज़ जो थे प्रेस थी उनको सपोर्ट किया, मतलब कि उनको बोला कि जो ब्रिटिश रूल है उसके सपोर्टेड में लिखें, मतलब उसका अच्छा लिखें, बुरा ना लिखें, ठीक है। और उस टाइम पर ये भी इंक्रीज़ हुआ। आफ्टर रिवोल्ट 1857 के बारे में, ये पहला रिवोल्ट था, इसमें जो है पूरी नींव हिल गई थी ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। तो ये पहला रिवोल्ट था। इसमें क्या हुआ, जो पूरा फ्रीडम है प्रेस का वो बिल्कुल चेंज हो गया। इसके बाद जो है एक वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वर्नाकुलर एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये 1878 में ये एक्ट पास हुआ था। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल गए, ठीक है। उसने क्या किया, सेंसर रिपोर्ट जो है, मतलब न्यूज़पेपर जो कि न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखा जा रहा था, उस पर उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट जो थी वो रेगुलर मतलब की नज़र रखती थी जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थे, मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस थी, मराठा, बंगाली, संस्कृत, इन सब में जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जा रहे थे इन सब लैंग्वेज में, वो उस पर रेगुलर अपना नज़र रखती थी कि इनके मतलब जितने भी जो प्रोविंसेस में ये
डिफरेंट प्रोविंसेस में पब्लिश किए जा रहे थे न्यूज़पेपर, उन पर नज़र रखती थी ताकि वो साथ में देखती थी कि उनको क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर उनको इस तरीके से लगता था कि ब्रिटिश कॉलोनियल, यहाँ पे सॉरी कॉलोनियल है, कॉलोनियल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा जा रहा है, तो वो क्या करते थे, पहले उसको वॉर्न करते थे उस न्यूज़पेपर के एडिटर को कि तुम्हें अगर इस तरीके से अगर तुमने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा तो तुम्हारा जो ये न्यूज़पेपर है, प्रेस है, उसको सीज कर देंगे हम। अगर उनको ये जो वार्निंग है उन्होंने प्रेस ने नहीं मानी, उसको इग्नोर कर दिया, देन उसके बाद जो है उनका जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है उसको सीज कर दिया जाता था। तो यही था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए, अब जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस था तभी भी लोग जो है इंडियंस वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब वो उनको भैया फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, तो वो भी कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लेकर आए, ठीक है, जब भी तो हमें फ्रीडम मिली थी। अब उनके रिप्रेसिव मेजर के जितने भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ हो रहे थे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उनका काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनको। क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर स्प्रेड होंगे, वाइड स्प्रेड होंगे पूरे इंडिया में, तभी तो लोगों को पता लगेगा कि हमें जो है इंपीरियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स जो किस तरीके से अपना कॉलोनियल बना रखा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर्स में वाइड स्प्रेड हो रहे थे वो न्यूज़पेपर जो रिपोर्टेड है कॉलोनियल, मतलब उसमें वो रिपोर्ट किया जा रहा था न्यूज़पेपर में कि कॉलोनियल मिसरूल के बारे में, किस तरीके से जो है इंडियंस को मिसरूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और जितने भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं साथ में उनको इनकरेज कर रहे थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। जब पंजाब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1907 में, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने एक ग्रेट सिंपैथी अपनी दिखाते हुए इनके बारे में लिखा, पंजाब के लोगों के बारे में, जो रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी केसरी बुक में, ठीक है। इस बुक के लिखने के बाद क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था ब्रिटिशर्स को, तो उनको इम्प्रिजमेंट हो गया, मतलब कि उनको जेल में भेज दिया गया 1908 में। अब उनको जेल में भेजने के बाद क्या हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा जो हैं उन पे एंगर आया, ठीक है। तो इसी वजह से एंगर होने के काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए, ठीक है, उनको जेल में डाला गया। तो इसी वजह से जो है प्रोटेस्ट और पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। ये लास्ट वीडियो थी हमारे इस चैप्टर के ऊपर। हमारी जो पूरी 10th क्लास की हिस्ट्री है, 5 चैप्टर्स वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरीज या आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की।